प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद्र बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। एमकॉम फाइनल ABST के कंपलसरी पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग में आज हम बात करेंगे ख्याति के मूल्यांकन की। और ख्याति के मूल्यांकन में बात करेंगे कि ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है, और इसमें भी क्रय की गई ख्याति के संबंध में हम बात करेंगे। ख्याति भविष्य में आशातीत लाभों का वर्तमान मूल्य है। चूंकि भविष्य के इन आशातीत लाभों का स्पष्ट निर्धारण करना संभव नहीं है, अतः इनका सर्वोत्तम अनुमान व्यवसाय के गत वर्षों के लाभों के आधार पर लगाया जाता है। इस अनुमान के लिए किसी एक वर्ष का लाभ पर्याप्त नहीं रहता है, इसलिए गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत ले लिया जाता है और उस औसत लाभ के आधार पर ही ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन के दो आधार हो सकते हैं, जिसमें पहला है व्यवसाय के भविष्य में कायम रहने वाले लाभ अथवा वास्तविक औसत लाभ, और दूसरा है व्यवसाय के अधिलाभ। किसी भी व्यवसाय की प्रकृति, उसका आकार एवं ख्याति के मूल्यांकन की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया जाता है कि ख्याति के लिए कौन से लाभों को आधार बनाया जाए। व्यवसाय के आशातीत औसत लाभों को अथवा अधिलाभों को, दोनों में से किसे आधार बनाया जाए। तो पहला हम बात करेंगे भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, कि भविष्य में जो कायम रहने योग्य लाभ हैं उनको ज्ञात कैसे किया जाएगा। एक व्यवसाय के औसत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये निश्चित किया जाता है कि गत कितने वर्षों के लाभों को इस औसत ज्ञात करने में सम्मिलित किया जाए। इन वर्षों की संख्या व्यवसाय की प्रकृति तथा आपसी समझौते पर निर्भर करती है। औसत लाभों को ज्ञात करने हेतु सामान्यतः 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष की अवधि का चयन किया जाता है। अवधि का चयन कर लेने के बाद संबंधित वर्षों के अलग अलग लाभ ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर लाभ से आश व्यवसाय के शुद्ध लाभों से है, न कि सकल लाभ से। व्यवसाय के चिट्ठे में कुछ विनियोग इस प्रकार के होते हैं जो कि व्यापार के बाहर सरकारी व अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य कंपनियों के अंशों व ऋण पत्रों में विनियोजित होते हैं। इस प्रकार के विनियोगों पर अर्जित आय शुद्ध लाभों में सम्मिलित होती है। लेखापालों का मत है कि चूंकि इन विनियोगों पर एक स्थायी आय ही अर्जित होती है और ये धन व्यवसाय के बाहर विनियोजित है, वस्तुतः ख्याति निर्माण में बिल्कुल सहायक नहीं होती है। अतः इस आय को शुद्ध लाभों की गणना करते समय व्यवसाय के लाभों में से घटा देना चाहिए। तो शुद्ध लाभों की गणना करते समय निम्नलिखित के लिए भी समायोजन कर लेना चाहिए। क्या क्या समायोजन कर लेना चाहिए शुद्ध लाभों की गणना करते समय? सबसे पहला है असाधारण आय। यदि गत वर्षों में से किसी भी वर्ष में कोई असाधारण आय हुई है तो इस प्रकार की असाधारण आय को घटाकर उस वर्ष का शुद्ध लाभ ज्ञात कर लेना चाहिए। दूसरा है असाधारण व्यय, इसका भी समायोजन करना चाहिए। असाधारण व्यय, गत वर्षों में से किसी वर्ष यदि कोई असाधारण व्यय हुआ है तो उस वर्ष का शुद्ध लाभ ज्ञात करने हेतु इस असाधारण व्यय को जोड़ दिया जाना चाहिए। और जो तीसरा समायोजन है वो अन्य समायोजन। अन्य समायोजनों में जो असाधारण आय और असाधारण व्यय के अतिरिक्त कभी कभी किसी चालू वर्ष के संबंध में देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन बनाने हेतु कह दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में चालू वर्ष के लाभों में से देनदारों पर डूबत ऋण के लिए आयोजन को घटा दिया जाएगा। यदि स्थायी संपत्तियों
एवं स्थायी दायित्वों से संबंधित कोई समायोजन है तो उन्हें चालू वर्ष के लाभों में से नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि ये लाभ हानि परिचालन के लाभ हानि नहीं है। इन समायोजनों के पश्चात गत 3 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष और या कोई अन्य वर्ष भी चुने जा सकते हैं, कितने भी वर्षों का औसत लिया जा सकता है। उन वर्षों के अलग अलग शुद्ध लाभ ज्ञात करने के बाद उनकी सामान्य औसत ज्ञात करनी चाहिए। जब ये सामान्य औसत ज्ञात कर ली जाएगी तो इस ज्ञात किए गए औसत लाभ में से निम्नांकित समायोजन करके भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात कर लेने चाहिए। और भविष्य में कायम रहने वाले लाभों को ज्ञात करने के लिए कुछ समायोजन और करने होंगे, जो इस प्रकार है, जिसमें पहला है व्यापार के स्वामी या स्वामियों का पारिश्रमिक। यदि व्यापार का स्वामी व्यापार की देखभाल व प्रबंध करता है तो उसके द्वारा संपादित सेवाओं के लिए उचित वार्षिक पारिश्रमिक औसत लाभ में से घटा दिया जाना चाहिए। उचित पारिश्रमिक का निर्धारण व्यवसाय की योग्यता, उसकी कार्यक्षमता एवं उसके द्वारा व्यापार की देखभाल व प्रबंध में बिताए गए समय आदि को देखकर तय किया जाना चाहिए। ये पारिश्रमिक औसत लाभ में से इसलिए घटा देना चाहिए कि यदि व्यापारी स्वयं देखभाल न करके अपने जैसे योग्य मैनेजर या अन्य अधिकारी को रखता तो व्यापार को उतने पारिश्रमिक का व्यय के रूप में भार वहन करना पड़ता। यदि व्यापार के अलग अलग वर्षों के लाभ हानि खातों में इस मद के अंतर्गत रकम पहले से ही डेबिट की हुई हो तो फिर औसत लाभ में से कोई समायोजन नहीं किया जाना चाहिए। एकाकी व्यवसाय तथा साझेदारी फर्म की दशा में स्वामियों के पारिश्रमिक को घटा दिया जाना चाहिए तथा कंपनी की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक को घटाना चाहिए। दूसरा जो समायोजन है वो है भविष्य के वर्षों में किसी आय के न रहने की संभावना। गत वर्ष में कोई आय प्रति वर्ष होती रही है तथा उसे प्रत्येक वर्ष लाभ हानि खाते में क्रेडिट करते रहे हैं, किंतु अब ये हो सकता है कि वह आय भविष्य में उसकी अब संभावना नहीं है, तो उस आय की राशि को औसत लाभ में से घटा देना चाहिए। यदि ये आय के होने की तो संभावना है किंतु कम होने की संभावना है तो औसत लाभ में से पूर्व अर्जित आय व संभावित आय का जो अंतर है उसको घटा करके आवश्यक समायोजन कर लिया जाना चाहिए। और तीसरा समायोजन है वो है भविष्य के वर्षों में किसी नई आय के होने की संभावना। भविष्य के वर्षों में इस नई मद के अंतर्गत आय होने की यदि कोई संभावना है जो कि गत वर्षों में अर्जित नहीं हुई थी तो इस नई आय को औसत लाभ में जोड़ देना चाहिए। यदि गत वर्षों में ये आय अर्जित तो हुई है किंतु भविष्य के वर्षों में इस आय में वृद्धि होने की संभावना हो तो फिर संभावित आय व पूर्व अर्जित आय के अंतर को औसत लाभों में जोड़ देना चाहिए। चौथा समायोजन है भविष्य के वर्षों में किसी व्यय के न होने की या कम होने की संभावना। यदि भविष्य के वर्षों में किसी व्यय के न होने या कम होने की संभावना हो तो औसत लाभ में संबंधित राशि को जोड़ देना चाहिए, क्योंकि भविष्य में उक्त व्यय के न होने या कम होने से व्यापार के कुछ लाभ बढ़ जाएंगे। और पांचवा समायोजन है भविष्य के वर्षों में किसी नए व्यय के उत्पन्न होने या वर्तमान व्यय में वृद्धि होने की संभावना। यदि भविष्य में किसी नए व्यय के उत्पन्न होने की संभावना हो अथवा किसी वर्तमान व्यय में वृद्धि की संभावना हो तो औसत लाभ में से संबंधित राशि को फिर घटा देना चाहिए। छठा समायोजन है स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। यदि स्थायी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो भारतीय लेखा मानक 6 के अनुसार पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत अगर स्थायी संपत्तियों में वृद्धि या कमी होती है तो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते समय उन संपत्तियों पर ह्रास की राशि चार्ज की जाएगी
तथा इस मूल्य राशि की राशि को भविष्य में कायम रहने वाले लाभों की गणना करने हेतु समायोजित किया जाना चाहिए। स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो इस प्रकार है। यदि प्रश्न में राशि की दर नहीं दी है तो फिर राशि की दर को निम्नानुसार मान लेना चाहिए। फिक्स्ड असेट संपत्तियों का नाम, एस्टिमेटेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यदि लैंड है तो उसके लिए नील है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता लैंड पे। बिल्डिंग पर 10% पर annum, यदि भवन है तो उस पर 10% प्रति वर्ष की दर से डेप्रिसिएशन लगेगा, मूल्यह्रास लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% पर annum, मोटर व्हीकल पर भी 15% पर annum और फर्नीचर पर 10% पर annum। यदि ये दिया हुआ नहीं है प्रश्न में तो फिर ये रेट्स काम में लेनी पड़ेगी। भूमि के लिए नील, भवन के लिए 10%, प्लांट एंड मशीनरी और मोटर व्हीकल के लिए 15% और फर्नीचर के लिए 10% की रेट्स। छठा, सातवां जो समायोजन है वो है यदि गैर व्यापारिक विनियोग है तो उन पर अर्जित आय को भी घटा दिया जाना चाहिए। और आठवां जो समायोजन है वो है देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान की जो सूचना दी गई है वह लेखांकन त्रुटि है अथवा भविष्य में आशातीत लाभों की सूचना के रूप में दिया गया है। अगर ये लेखांकन त्रुटि है तो इसका प्रभाव चालू वर्ष के लाभ पर ही पड़ेगा, किंतु यदि ये भविष्य में आशातीत लाभों की सूचना के रूप में दिया गया है तो फिर औसत लाभ ज्ञात करने के पश्चात इसे घटा दिया जाना ठीक रहेगा। आज के लिए इतना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।